नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गरमाई है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलवाया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को वोट बंदी करार दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि 2024 की मतदाता सूची को चुनाव आयोग आधार क्यों नहीं बना रहा। जिन मतदाताओं ने 2024 में वोट दिया, आखिर 2025 में उनसे उनकी पहचान क्यों पूछी जा रही है। फिलहाल चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। वैसे जब विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, तो चुनाव आयोग अपने जवाब में कह रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष ने सवाल उठाए, इसीलिए बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले हो रही सियासी बयानबाजी आपको सुनवाएंगे। पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया। यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए, और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी नागरिक का वोट चुराए। ये वोट चुराने से कम कुछ नहीं है, ये चोरी हो रही है। गरीब आदमी के वोट की चोरी का षड्यंत्र चुनाव आयोग रच रहा है। जिसके पास कागज में, बेचारा कागज कहाँ से लाए? तो या तो आधार उसके पास है, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड है, और वो दोनों अनवैलिड है। तो कैसे होगा? ये परेशानी है। इसके साथ साथ बीएलओ को भी परेशानी उठाना पड़ रहा है, काम सही से हो नहीं रहा है। ये तो होना ही है। ये इसमें जो है नाजायज जो है छटता भी है, इसीलिए किया जा रहा है। ये भी जरूरी है। बता रहे हैं, जो कागज मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। बीएलओ अभी तक नहीं आया, मालूम हम सबको दिक्कत हो रहा है। सच्चाई बोल रहे ना? हाँ, सच्चाई बोल रहे हैं। वोट कट जाएगा, वोट कट जाएगा। ये आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज चर्चा में पहला सवाल यही रहेगा, वोटर्स का रिवीजन, विपक्ष को क्यों है कंफ्यूजन। दूसरा सवाल आज चर्चा में रहेगा, फैसले पर अड़िग इलेक्शन कमीशन, विरोधी क्यों बताएं एनआरसी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर, मुद्दा ट्रेंड सेटर, विपक्ष की घेराबंदी, बिहार में ईसी की वोट बंदी, क्या वोट बंदी से छिनेगा बिहार में वोट का अधिकार। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। राहुल आनंद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। राजेश राठौर, कांग्रेस के प्रवक्ता। भास्कर सिंह, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामकृपाल सर, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त स्टूडियो में हैं। और स्क्रीन पर आपको कुंवर अजय सिंह, जेडीयू के प्रवक्ता, भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। कौन से मेहमान नहीं है, प्लीज अपडेट करेंगे। ठीक है, आरजेडी के नेता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। राहुल आनंद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। क्यों विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है, लोकतंत्र में हस्तक्षेप बता रहा है, वोट बंदी का नाम दे रहा है, और क्यों महाराष्ट्र को आधार बनाकर बिहार में फिर से एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय हस्तक्षेप की भी बात कर रहा है। जी, विपक्ष के विषय में अगर इस बात को कहे तो मेरे हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसके पीछे का तर्क भी बताता हूं। देखिए, जो संविधान के प्रति वो लेकर घूमते हैं, यानी कि वो एक लाल किताब,
जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूं, इसको लेकर वो देखते हैं इसमें चार चीज अपने काम का खोजते हैं। पहला क्या खोजते हैं? वो खोजते हैं कि लटकाना किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरा खोजते हैं भटकाना कहां लिखा हुआ है। तीसरा सोचते हैं कि जातीय उन्माद कैसे फैलाना, ये किस आर्टिकल में मिल जाएगा, जरा ऐसा बताओ। लेकिन शायद वो पढ़ना भूल जाते हैं कि आर्टिकल 324 वो कहता है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये जो अधिकार मिला है संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन को, उसका ये इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे साथी जो बैठे हैं, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, वो अगर इसकी बात बताएं तो हमें ये भी बताएं कि 1952 में कैसे हो गया था, 1956 में कैसे हो गया था, 1957 में क्यों हुआ था, 1965 में क्यों हुआ था, 1966 में क्यों हुआ था, 1987 में क्यों हुआ था, पहले भी हुए हैं, मैं स्किप कर रहा हूं, 1989 में कैसे हो गया था, और 93 और 95 में कैसे हो गया था। तो अगर जब उस समय हो सकता था तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? लास्ट जब 2003 में हुआ था तो फिर 24-25 साल बाद क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन देखिए, एक दलील जो दी जाती है विपक्ष के द्वारा, उनको डर किस बात का है? उनका डर यह है कि उनकी जो राजनीति करने की जो परिभाषा है, जिसको वो देते आते हैं, जिस समुदाय के पीछे वो दौड़ते हैं, जिसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिसको लपकाने का कोशिश करते हैं, यानी कि मदारी बनकर उनको उनके साथ नाचते हैं, वो उनके डर, यानी कि उनको कट जाने का, छट जाने का, हट जाने का जो डर है, जो अक्सर इस बात को कहा जाता है। विपक्ष की ही एक नेत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने 2006 में एक मंच लिया था और लोकसभा स्पीकर के पास ले जाकर उसको फाड़ कर फेंका था, और उन्होंने इल्जाम लगाया था कि अप्रत्याशित तौर पे हमारे राज्य में कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी की कोशिश हो रही है, जो आकर वहां पे आधार, माफ कीजिएगा, आधार नहीं, वहां के लोकल्स वोटर्स बनवा रहे हैं। तो जब ये हो सकता है तो सीमांचल एरिया बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? जो विपक्ष महाराष्ट्र को मुद्दा बनाता है, वो विपक्ष तेलंगाना पे क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है तेलंगाना पे क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव होने के बाद लगभग उनके तेलंगाना के सीईओ ने ही इस बात की पुष्टि की है। ये लिखत के साथ उपलब्ध है, गूगल पे देखा जा सकता है, हर जगह देखा गया है। वहां पर उन्होंने कहा था कि 58,000 फर्जी वोटर्स को पाए गए हैं, जिसको हमने निरीक्षण करके उनको हटाया है। उस समय क्या परेशानी आ गई थी, उस समय क्यों नहीं किया था? ये चुनाव के पहले की बात है। मैं आपको बता दूं, बिहार के 2024 में इसी वोटर लिस्ट पर हुआ था ना सब कुछ इलेक्शन, तो 2025 में इसमें दिक्कत कैसे आ गई इतनी जल्दी सर? पूर्णिमा जी, देखिए, ये इनका जो अधिकार है, इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, वो उनको संविधान के तहत मिला हुआ है, यानी कि वो मिला है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है ना कि केंद्र से चल रहा है इलेक्शन कमीशन, बीजेपी चला रही है, बीजेपी के इशारों पर इलेक्शन कमीशन पर कब सवाल नहीं उठे आप लोगों के साथ खड़े रहने के? उठते ही तो एक बात, तो इस बात की वो स्वीकारिता करते हैं, इस बात हमारी पार्टी तो इस चीज को स्वीकारिता नहीं करती है, लेकिन इस बात की स्वीकारिता करते हैं कि 1952 में ये चीज हुआ था, 1983 में भी ये चीज हुआ था, दबाव पे कराया गया था। देखिए, जो लोग उनकी जो सर्वोच्च नेत्री, यानी कि पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत की, जब उनको डिस्क्वालिफाइड किया गया था, तो वो अपने अधिकार के लिए जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, हमारे देश के ऊपर थोप दिया था 23 महीने का कार्यकाल, तो ये तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी लेगेसी है ना कि हम पे कैसे आरोप हो सकता है। हमने जो कहा वो संविधान है, हम जो सोच रहे हैं वो होना चाहिए, ये इनकी आधार है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी भी वोटर लिस्ट में जब रिवीजन हुआ तो किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं पाई गई? नहीं, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। नहीं पाई गई कि नहीं पाई गई सर? गड़बड़ी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं पाई गई, उसमें हटी है, उसमें हटी है। अच्छा, एक बात आप विपक्ष से ही मेरे एक सवाल को पूछा जाए कि अगर इस वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण होता है तो जो लोग हटेंगे, जो लोग छटेंगे, तो क्या वो एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के वोटर नहीं होंगे? वो नहीं होंगे क्या? एनडीए को इसका डर नहीं है। लेकिन ये बोलने से ज्यादा ये काम करने पे इनको अमल करना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी मंडल की राजनीति करती है, यानी कि जब जिला अध्यक्ष बनता है, सब पार्टियों के साथ कह रहा हूं, जब कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष बनता है तो उसके नीचे मंडल होता है, मंडल के नीचे बूथ स्तर पे कार्यकर्ता होते हैं, तो सारे पंचायत में, सारे वार्ड में और मुखिया के पास सारे डाटा मौजूद होते हैं। उसमें पता होता है कि कितने वोटर्स इस पंचायत से, इस वार्ड से हमारे पास हैं। तो बजाते जो ये दलील दे रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहते हैं, ये बस ये हारने की एक वजह ढूंढ रहे हैं। राजेश राठौर जी, कहेंगे राजेश राठौर जी, ये बताइए कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन और साथ ही वेरिफिकेशन के पक्ष में रही है, ऐसा समय समय पर हमने देखा है। राहुल गांधी अभी मौजूद रहेंगे जब बिहार बंद का ऐलान किया गया है, तो क्या एस्टैब्लिश कांग्रेस करना चाहती है? आप चाहते हैं वोटर रीवेरिफिकेशन हो या फिर नहीं हो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरी है कि नहीं है? अगर साफ नियत से कोई काम किया जाए तो वो हमेशा स्वीकार है।
राहुल गांधी जी बिहार बंद नहीं, भारत बंद है, उसमें बिहार रहेंगे और पटना रहेंगे। मैं खुद क्लियर कर दूं। आपत्ति किस बात की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जैसा परंपरा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को ठीक किया जाता है, नए नाम जोड़े जाते हैं, गलत नाम काटे जाते हैं, जिसकी अवधि 24 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक चला। दावे आपत्ति भी लिए गए और फाइनल प्रकाशन भी किया गया। इस अवधि में बिहार सरकार के किसी अधिकारियों का स्थानांतरण भी इसलिए नहीं हुआ कि वो मतदाता सूची को ठीक कर रहे हैं। उस सुधार में 10 लाख नए नाम जोड़े गए, 4 लाख काटे गए और ये भी कहा गया कि 1 अक्टूबर तक नए नाम जुड़ सकते हैं और 18 जून तक जो पेपर उस नाम जोड़ने के लिए मांगते थे, जिसमें आधार कार्ड भी था, मनरेगा कार्ड भी था, जॉब कार्ड भी था, अगर कुछ नहीं था तो बीएलओ लिख के देता तो वो मान्य था, माता पिता से लिखा के लिए आया वो मान्य था। और आज भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाएंगे तो आधार कार्ड मंजूर है, जॉब कार्ड मंजूर है, मनरेगा कार्ड मंजूर है। लेकिन अचानक 24 जून को भारतीय जनता पार्टी के फरमान पर चुनाव आयोग ने नई घोषणा कर दी वोटर पुनर्निरीक्षण का। अब इसमें कटेगा कौन? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, इंदिरा आवास में रहने वाले, वृद्धा पेंशन पर जीने वाले, मनरेगा में काम करने वाले, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी। ये कैसे पता आपको? इनके वोट कटेंगे। क्यों कटेंगे? हाँ, कैसे पता ये आपको? अब बस वही मैं आ रहा हूँ पूर्णिमा जी की। एकदम मतलब मैं बिहार में रहता हूँ, गांव से आता हूँ, नॉर्थ बिहार में मेरा घर है, सीतामढ़ी नेपाल के बॉर्डर पे है, जहाँ कई नदियाँ, दर्जन भर नदियाँ हैं, अधवारा, लखनदई, कमला, बलान, बागमती, कोसी, जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। आज तक तो अपना प्रमाण पत्र कई गरीब को नहीं होगा, माता पिता का डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मिलेगा? तो और इन्होंने माना है कि जब से राहुल गांधी जी ने पिछड़ों की बात की है, उनके अधिकार की बात की है, दलितों के अधिकार की बात की है, आदिवासियों के अधिकार की बात, जातिगत जनगणना की बात की है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात की है, तब से भारतीय जनता पार्टी डरी है और जिसका परिणाम लोकसभा में देखा है कम हुआ। उसके बाद उसी से भारतीय जनता पार्टी का डर है कि बिहार में हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए गरीबों को वोट से वंचित करने के लिए एक प्रयास है। प्रयास ही नहीं है, एक डाकू होता है, डकैती इस वोट को हो रहा है। डकैती इसलिए कि डाकू है भारतीय जनता पार्टी और हथियार है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की नई बात देख लीजिए, कल एक विज्ञापन आया है एक बड़े अखबार में चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के विज्ञापन में लिखा हुआ है कि गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे। एक ही विज्ञापन में। और दूसरा में देख लीजिए क्या लिखा है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना पत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। एक कल के ही एक बड़े अखबार में विज्ञापन आया और शाम में चुनाव आयोग कहता नहीं, कुछ नहीं, जो पुराना पेपर है, जो पुराना हमारा डिमांड है, हमको वही चाहिए। तो चुनाव आयोग कंफ्यूज क्यों है? ठीक है, इलेक्शन इसका ECI का नाम बदल इसका जवाब मैं इलेक्शन कंफ्यूजन ऑफ इंडिया रख दीजिए। इसी सवाल का जवाब मैं भास्कर जी से लेने से पहले, ठीक है, इसी सवाल का जवाब मैं भास्कर जी से लूंगी। चुनाव विश्लेषक हैं, शायद आपके कंफ्यूजन या चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड है, जो भी इसमें से सटीक सवाल है उसको क्लियर भास्कर जी करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्पल वल्लभ साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर आ रही हूँ, पूछती हूँ, उनसे जवाब लूंगी। उत्पल वल्लभ साहब जरा मुझे ये बताइए कि वोटबंदी कह रहे हैं तेजस्वी यादव इसको, आपके पास कोई ठोस डेटा है इस बात का कि भाई आपने तो कह दिया कि इससे जो गरीब है, मजदूर है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम कटेगा और किसी का नाम इससे कटेगा नहीं, जो शोषित वंचित हैं उनका नाम इससे कट जाएगा। तो कुछ तो आपके पास डेटा होगा या आधार होगा ये सब आरोप लगाने से पहले?
पूर्णिमा जी, बिहार में जातीय गणना हुआ है जिसमें आर्थिक रिपोर्ट और वो जो जितने सवाल उसमें पूछे गए हैं उसमें कौन लोग बाहर पलायन कर रहे हैं आपके घर से, कितनी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं, और व्यापार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये तमाम आंकड़ा सरकार के पास है। आप नहीं पढ़ी हैं, अगर पढ़ी हैं तो सरकार से ये पूछ लीजिए। सवाल चुनाव आयोग से है, जवाब सरकार देगी, सत्ताधारी दल देगी, और आप मीडिया में होकर ये रिपोर्ट आपको नहीं मालूम है। कौन सी रिपोर्ट नहीं मालूम वल्लभ जी, बताइए सरकारी कौन सी रिपोर्ट मुझे नहीं मालूम, बताइए। चलिए बात करते हैं इस पर। जातीय गणना बिहार में जातीय जनगणना से आपका इलेक्शन वोटर आईडी रिवीजन जो करना चाहता है इलेक्शन कमीशन, उसका डायरेक्ट कनेक्ट क्या है ये बताइए। हाँ मिश्रा जी सुन लीजिए, आप पूजा जी। पूर्णिमा नाम है सर मेरा, तो पहले वल्लभ जी नाम पहले सुधार लीजिए सर। पूर्णिमा मिश्रा बात कर रही हूं आपसे। अब आ जाते हैं वापस से इस जवाब पर। ठीक है, हाँ जी बताएं। ठीक है पूर्णिमा मिश्रा जी, हाँ ठीक है, सुनिए बताएं। जब यहाँ बिहार सरकार जब अपने संसाधन पे जातीय गणना कराई तो क्या उसमें जाति नहीं पूछी गई? उनके आय नहीं पूछे गए, उनकी भूमि अचल संपत्ति नहीं पूछी गई, उनके पक्के के मकान है कि कच्चे के मकान नहीं पूछे गए, वो बीए पास है, मैट्रिक पास है, एमए पास है, उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछी गई, वो बाहर रोजगार करते हैं, सरकारी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, नहीं पूछी गई, सरकारी भी करते हैं तो उनकी आय कितना है, किस इनकम ग्रुप में आते हैं ये पूछी गई कि नहीं पूछी गई, उनके घर में स्कूटर मोटरसाइकिल और कार है कि नहीं पूछे गए कि नहीं पूछे गए, और भी जो सवाल पूछे गए जिसमें उनकी जाति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उनकी शैक्षणिक स्थिति और उनके पास चल अचल संपत्ति, ये सारे आंकड़े सरकार के पास में है। और अब इसमें से वोटर कार्ड रिवीजन के लिए क्या चाहिए ये बताइए। हाँ सुन लीजिए, तो अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें से जितने आप आंकड़े पूछे हैं उन आंकड़ों में सरकार के पास ये भी आंकड़ा है कि कितने लोग बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग बिहार के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, और जो आपके श्रम टोटल है उस पर भी रजिस्टर्ड 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो बिहार से पलायन कर किए हुए हैं। तो आपकी 1/4 आबादी जो बिहार से बाहर है। अब ये बताइए, आप कोरोना जैसे आपदा में तो आप बुला नहीं पाए, अथक प्रयास के बाद प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में खूब पैसा जमा हुआ, बावजूद उन पैसे का इस्तेमाल करके जब बिहारियों को आप नहीं बुला पाए तो ये इतने कम समय में आप कैसे बुला करके उनसे सारा आंकड़ा ले लेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में पूरे भारत में आधार सब जगह मान्य है, राशन कार्ड सब जगह मान्य है, और इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वोटर आई कार्ड जो पुराने समय से है, जो इलेक्शन कमीशन का है ना, आप उसको नहीं मान रही हैं, आप मान रहे हैं पासपोर्ट। तो पलायित मजदूरों के पास कितने पासपोर्ट हैं? जल्दी से वल्लभ साहब अपनी बात को प्लीज 30 सेकंड्स में पूरा करिएगा ताकि भास्कर जी से फिर मैं पूरे आपके सवालों का जवाब ले सकूं। मैं आंकड़ों की बात कर रहा था कि किनके पास क्या है, उसके बाद मैं बता दूं इस पैनल में बैठे हुए लोग जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। राजेश राठौर जी पहले जवाब देंगे। अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करवाए हैं राठौर जी आप? हेलो, स्क्रीन पर रखेंगे। पैनल पे जितने लोग बैठे हैं कौन कौन अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करवाए हैं? ये सवाल क्यों वल्लभ साहब, ये सवाल क्यों? क्योंकि ये भी मांगा जा रहा है, ये भी एक दस्तावेज है। ये सवाल क्यों? मैं पैनल पे जो लोग सिफारिश दे रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं कि किनके पास ये दस्तावेज है। राजेश जी आपके पास है? जिनके मतलब वल्लभ साहब क्या कहां जाना चाहते हैं बताइए, कहां पहुंचना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं वल्लभ जी? टू द पॉइंट रहते हैं ना सर, थोड़ा टाइम का कमी आप जानते हैं ना। फिर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनकी आप वोटर लिस्ट से नागरिकता खत्म करना चाहते हैं, इस देश में दर्जे के नागरिक बनाना चाहते हैं, मैं वहां आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ आप देखना नहीं चाहती है। और आप वहीं देखना चाहते हैं जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके अलावा इधर उधर आप लोग देखना नहीं चाहते हैं सर।
सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको अपने वोट बैंक का डर है, बोलिए आपको अपने वोट बैंक का डर है। और इसी, सुनिए सर, एक सेकंड सर, बिहार में आरजेडी को कितनी सीटें मिली थी ये बताइए। लोकसभा चुनावों के दौरान बिहार में आरजेडी को कितनी सीटें मिली थी बताइए। अरे पूजा जी, जो सवाल है, जो प्रत्यक्ष है, जो समस्या है, उस पर जैसा निदान जो है, आप जो कह रहे हैं कि हम लोग जो तर्क और दावा डाल रहे हैं, हम लोग भरमा रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि स्पेनिशम से ही शुरू कर सकते हैं कि दस्तावेज देने में कौन कौन लोग सक्षम है। तो सबसे पहले तो सबसे महान लोग यहाँ पेनिस में बैठे हैं। अरे एक बेसिक दस्तावेज तो होगा ना किसी भी वोटर के पास, एक बेसिक दस्तावेज तो होगा ना किसी भी वोटर के पास, तो उसको लेकर इतना हो हल्ला काहे मचा रहे हैं सर? पूर्णिमा मिश्रा जी, सर पहले आप तय कर लीजिए, आपको मुझे पूर्णिमा कहकर संबोधित करना है या पूजा कहकर संबोधित करना है। इसी में आप 3 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा, पहले आप तय कर लीजिए। भास्कर जी जरा आपके पास आना चाहूंगी। भास्कर जी, चुनाव आयोग क्या कंफ्यूज है? चुनाव आयोग क्या कंफ्यूज है? सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ। 2024 में जब यही वोटर लिस्ट थी, अचानक से 2025 में चुनाव से ठीक पहले क्या जरूरत पड़ी इस बदलाव की? देखिए, शुरू से वोटर लिस्ट का एक ही काम होता है, चुनाव आयोग का बेसिकली एक काम होता है। मैंने अभी तक अनुभव किया है, चुनाव आयोग का काम होता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में वोटर्स का इंक्लूजन करना। बट इस बार जो चुनाव आयोग का जो स्टेप है, ये एक्चुअली वोटर्स को एक्सक्लूड करने का स्टेप है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा, आज से अगर आपको ध्यान हो 5 साल 10 साल पहले ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए आपने कोई चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी आपको मिल गई, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या आप जहां भी रहते हैं, ठीक है, अगर वो चिट्ठी आपको मिल गई तो आप उसको भी प्रमाण मान के चुनाव आयोग में अपना वोटर लिस्ट बनाने का एप्लीकेशन भर सकते थे और उस बेसिस पे आपका वोटर आईडी बन जाता था। तो ये पुराने समय में ये इंक्लूजन का प्रोसेस था। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के समय जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, होना चाहिए वोटर वेरिफिकेशन, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जितने कम टाइमलाइन में ये चीज हो रहा है उसमें बहुत सारे वोटर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जब वोटर्स एक्सक्लूड होंगे तो डेफिनेटली, चाहे वो जिस भी पार्टी के वोटर्स हो, अल्टीमेटली हम लोग जब डेमोक्रेसी में है तो हमारा सबसे बेसिक धर्म है चुनाव में वोट देना। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है। और अगर वोट देने का राइट किसी का भी खत्म हो रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो सकता है नोटा दबाना चाहता हो, जो भी करना चाहता हो, अगर हम किसी नागरिक से उसका वो हक छीन रहे हैं तो वो एक सराहनीय कदम नहीं चुनाव आयोग। ठीक है, और साथ ही जाहिर है कि एक चुनावी गणित बदलने की ताकत भी इस तरीके के बदलाव रखते हैं। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। कुंवर अजय सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। आरजेडी कह रही है ये वोटबंदी है, मानते हैं आप इसे, और आप ही के प्रशासन के नीचे तो तैयार हुई ना वोटर लिस्ट, तो अब अचानक से उसमें खामियां आ गई, अचानक से रिविजन की जरूरत पड़ गई उसमें? पूर्णिमा जी, हम जैसा अन्न खाते हैं और जैसे माहौल में रहते हैं, हमारी बुद्धि भी ठीक उसी प्रकार हो जाती है। अरे जिस दल का मुखिया ही एक वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकता, क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि वो एक सजा याफ्ता है। एक सजा याफ्ता व्यक्ति जिस विपक्ष का नेतृत्व कर रहा है, वो अगर चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहा है तो कितनी बड़ी हास्यास्पद विषय है। वो सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। जहां एक और आपकी जो चुनाव आयोग का दलाली, चुनाव आयोग करेगी सरकार की दलाली, वल्लभ जी को और कुंवर अजय जी को रखेंगे। एक बात सुन लीजिए इस बात को, बोलिए सर। जहां ये लोग आखिर माननीय लालू जी हैं कौन? कुंवर जी आपके पास, इन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ 2 युवराज तेजस्वी और राहुल जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अरे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, न तो इन्हें संविधान से मतलब है, न इन्हें किसी सिस्टम, किसी संवैधानिक संस्था, केवल किसी भी संवैधानिक संस्था पढ़ रहे हैं। उंगली उठा देने से, अरे चुनाव आयोग हमेशा, शायद इन लोगों को नहीं मालूम है, तेजस्वी जी और राहुल जी के लिए मैं कह रहा हूं, शायद इन्हें नहीं मालूम है कि भारत के हर चुनाव में चाहे वो सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, स्थानीय स्वशासन का चुनाव हो, हर चुनाव में
उन गरीबों के चुनाव आयोग अपना, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए। अपने नेताओं की तरीके से जंगल राज यहाँ भी मत अपनाइए। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जिस यहाँ तक गुंडा राज है, जंगल राज कैसे वल्लभ होगा? जी, गुंडा राज। एक सेकंड सर। संविधान को राजेश राठौर जी, कुंवर राजेश जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनका ओपनिंग स्टेटमेंट तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखिएगा ना। वल्लभ जी, राठौर जी, उनकी बात होने दीजिए, पहले उनकी बात होने दीजिए। राठौर जी, वल्लभ जी, पहले उनकी बात होने दीजिए। कुंवर जी बोलिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने स्तर से करा रही है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, ये वो अपना कार्य कर रही है। नहीं तो दस्तावेजों के लिए बार बार अचानक से नियम बदलने की अजय जी क्या जरूरत पड़ गई? फिर फ्लेक्सिबिलिटी अचानक से कैसे आ गई? पहले से कुछ तय नहीं था क्या? पूर्णिमा जी, चुनाव आयोग में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को हम इकट्ठा समाप्त नहीं कर सकते। ये उनकी विशेष तौर से उनका अधिकार है। मतलब आप आधिकारिक तौर पर मानते हैं कि चुनाव आयोग में खामियां हैं? संवैधानिक अधिकार जो उनको प्राप्त है उस पे हम आप अंगुली नहीं उठा सकते, और जो उनका कार्य है वो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी करते तो विपक्षी दल वाले कहते कि ये शायद ये अपने कार्य से विमुख हो रहे हैं और ये कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता इससे खुश है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और चुनाव आयोग जो भी कदम उठा रहा है ये अपना समुचित समय के अनुसार अपना कार्य कर लेगा। वो जमाना गया जब साइकिल से मिसाइल ढोया करते थे। आज एनडीए सरकार में चांद पे हम पहुंच चुके हैं और समय का कोई दिक्कत नहीं है। सुशासन की सरकार 20 सालों से चल रही है। बिहार विकास के पथ पे बढ़ चुका है। हर बेटियां स्कूल जा रही है, हर स्टूडेंट। कोई नहीं सर, ये रैली के लिए बचाइए थोड़ा। अभी चुनाव प्रचार में ये सब बोलने का बड़ा मौका पड़ेगा। अभी इनको रैलियों के लिए बचाइए अजय जी, अभी इनको रैलियों के लिए बचाइए। रैलियों में इनकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपका जवाब वल्लभ साहब लेती हूँ, जरा मुझे थोड़ा सा प्लीज समय दीजिए सर, थोड़ा सा समय दीजिए। बिहार की चिंता इन्हें न करके इन्हें केवल अपनी चिंता ही ठीक है। ठीक है सर, जल्दी से एक बार आपके पास रामकृपाल सर आते हुए, जो फैसला है उसको पारदर्शिता के तौर पर चुनाव आयोग बता रहा है। आपको लगता है ये पूरी तरीके से पारदर्शिता का मामला है या फिर सियासी माइलेज लेने की कोशिश है? मतलब जाहिर है कि वोटों का गणित इससे बिगड़ेगा, बनेगा भी, किसी के लिए बनेगा तो किसी के लिए बिगड़ेगा। देखिए पूर्णिमा जी, सवाल ये है कि वोट का गणित बिगड़े या बने, संविधान ने चुनाव आयोग को जो बनाया है उसका एक काम है कि भारत का नागरिक को वोट का अधिकार मिले, वयस्क मताधिकार दिया गया है। उसमें जाहिर सी बात है कि पहली बुनियादी शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो। अभी आपने दिखाया, पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि भारत के नागरिक का वोट छीनने का, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, किसी को छीनने का अधिकार नहीं है, न कोई छीन सकता है। लेकिन पहला सवाल इस बात का है, इस देश के चुनाव आयोग को ये जानने का हक है कि नहीं कि पात्र जो है, जो भी वोटर लिस्ट में है, वो भारत का नागरिक है कि नहीं। सबसे बुनियादी बात है और इस बात पर कोई भी दो राय नहीं होगी। दूसरी बात, अभी जो लोग बातें कर रहे थे कि 2024 का हो गया, देखिए सन 52 में चुनाव पहला हुआ था। जब ये चुनाव सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है, और एक जमाना वो भी था जब पूरे बैलेट बॉक्स छीन लिए जाते थे, गांव में जाकर के मुहर लगाई जाती थी, तब भी तो कोई न कोई प्रतिनिधि चुना जाता था ना, अवैध तो नहीं हुआ। फिर जैसे वहां से आप गए हमारी वोटिंग इस मशीन पर, तब भी हल्ला शुरू हो गया। हमेशा सुधार का स्टेटस कोई समाज में हमेशा विरोध होता है। ये इलेक्शन कमीशन, अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या कहा गया है, बीजेपी इसलिए जीत गई, तमाम फर्जी वोटर बनाए गए थे। यही विपक्ष का था ना। तो एक बात तो तय है, ये चुनाव, अगर भारतीय नागरिक है तो उसे चुनाव का हक है, उसे वोट देने का हक है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जिस देश में 80 करोड़ लोग पहचान पत्र दिखा करके राशन ले रहे हों, वहां ये बात उठाना
कि गरीबों को उससे हटाया जा रहा है। कैसे हटा सकते हैं भाई आप? जितनी चीजें रिक्वायरमेंट हैं उनमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसको। नहीं, आधार कार्ड तो होगा ही ना सर, आधार कार्ड तो होगा ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए हाँ। आधार, मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूँ, ये बताइए कि डीबीटी जो जाता है, चाहे मनरेगा का बंदा भी हो, सीधे डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उसका बैंक का खाता जिसका खुला है, बिना कोई प्रमाण दिए बैंक का खाता तो खोल नहीं सकता। तो पहचान का संकट कहीं नहीं है। दिक्कत क्या है, ये जो फर्जी वोट थे जिनको आज नहीं, बिहार का इलेक्शन नहीं, कभी ना कभी उनको वो पहचान में आएंगे, उनको हटाया जाएगा। ट्रंप जब अमेरिका में आए कितने लोगों को बाहर किया, वो सब अमेरिका में ही रह रहे थे ना। तो ये आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि आज की वोटर लिस्ट बिल्कुल पुख्ता है। और पुनरीक्षण का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है और वो कभी भी पुनरीक्षण, अभी एक भास्कर जी जो एक बात कह के गए कि वो जो आयोग का काम सिर्फ नाम जोड़ना, जी नहीं, नाम आयोग सही मताधिकार का प्रयोग कोई करे। अगर कोई फर्जी जो भारत का नागरिक नहीं है उसकी पहचान करना भी चुनाव आयोग का काम है। माफ कीजिएगा, इसमें कहीं सरकार नहीं आती है, चुनाव आयोग का ही अधिकार है। जी, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, ईमानदारी से ऊपर उठिए। ठीक है, आप अपने अभी महाराष्ट्र में आप कह रहे थे कि वहां पर वोटर डाले गए। ठीक है, अभी और आप उसी कह को रहे हैं कि आधार सबका बनाकर नाम काटा इलेक्शन जा रहा है। कमीशन ने कहा कि बिहार में हमें रिवीजन करना चाहिए इसका। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। पहले राजेश राठौर जी, टाइमर रख रही हूँ सर 1 मिनट का, अपना प्लीज काउंटर रखिएगा। बल्लभ जी आपके पास और राहुल आनंद जी, फिर अजय जी आपके पास भी आते हो। राठौर जी आपके साथ शुरू करें। राम कृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को यह जानने का अधिकार है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं है। मैं मान लेता हूं उनकी बात। तो क्या ये बता पाएंगे कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में ये बोल रहे हैं कि अगर 24 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक जो वोटर लिस्ट बना है वो चुनाव आयोग गलत बनाया है? 2024 में जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है वो फर्जी वोटर लिस्ट पर हुआ है। देश भर के छोड़ दीजिए, कम से कम बिहार के सांसद को तो अवैध घोषित करा दीजिए। सवाल इसका नहीं है राम कृपाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि किस वक्त में किया जा रहा है। इस वक्त में बाढ़ का समय है, पूरा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में लोग यहाँ रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, बांध पे रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं। उनसे आप जितना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उपलब्ध नहीं है। आज जो आप मांग रहे हैं वेबसाइट पे, आप ही आधार कार्ड मांग रहे हैं उसको खत्म कर दिए, आप ही जॉब कार्ड मांग रहे हैं उसको खत्म कर दिए, आप ही मनरेगा कार्ड मांग रहे हैं खत्म किए। आखिर क्यों किए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डकैती करना चाहती है चुनाव आयोग को हथियार बना के। ठीक है, वल्लभ जी आपका जवाब सर। आरजेडी की भी तो सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी सर तब भी रिवीजन हुआ था, तब तो लगता नहीं वोटबंदी हुई थी। जो असक्षम सरकार, हाँ पूर्णिमा जी बोलिए। जो असक्षम सरकार सेंसस नहीं करा सकी 7 साल तक, जो सक्षम नहीं है सेंसस कराने में, जो बिहार में जातीय जनगणना तो कराना चाहती नहीं, आना चाहती थी, इनकी नियत और नीति में खोट है और बड़ी मजबूरी में स्वीकारे भी विपक्षी के दबाव में, तो 2027 तक में कराने में सक्षम हो रहे हैं यह सक्षम सरकार। जो रेल नहीं चला सकी है सक्षम सरकार, जो रेल नहीं चला सकी, जो बीएसएनएल नहीं चला सकी। ठीक है, आपके लिए सर अलग से एक जातिगत जनगणना पर सर बहस रखेंगे। एक वल्लभ जी टाइमर था सर, इसीलिए किसी वजह से था टाइमर, लेकिन आपके लिए सुनिए ना वल्लभ जी, अरे सर थोड़ा ब्रेक भी लगाइए। वल्लभ जी एक अलग से चर्चा रख लेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, और तब ये भी बताइएगा कि जिन जिन राज्यों में आपके गठबंधन वाली सरकारें हैं वहां पर जितनी मौजूदगी है उनको उनकी उतनी हिस्सेदारी मिल चुकी कि नहीं मिल गई, तब उस चर्चा में ये भी बता दीजिएगा। जल्दी से राहुल आनंद जी आपके पास बार बार उठते सवाल सरकार पर, बीजेपी पर और साथ ही इस तरीके की संवैधानिक संस्थाओं के साथ गठजोड़ पर, लोगों के बीच में एक अविश्वास की स्थिति को पैदा करते हैं।
पूर्णिमा जी, सबसे पहले बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं इस बात को लेकर कि देखिए, जब भी कोई संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का पालन करती है तो इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। चाहे आप वक्त को लेकर देखिए, 370 का देखिए, ट्रिपल तलाक का देखिए, आप लोग विपक्ष में थे तो आपने भी लगाए थे सर। जी, आप लोग विपक्ष में थे तो आपने भी इलेक्शन कमीशन पर खूब सवाल उठाए। अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर, नहीं जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, ये अच्छा है सर। ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। अब आगे सुनिए। ठीक है, बोलिए। हालांकि आपका टाइमर चला गया, मैं जवाब नहीं दे कोई पाया, नहीं, बोलिए सर, 10 सेकंड रख रही, बोलिए। हाँ, अब देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात कह रहे थे कि बाढ़ इलाका एरिया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 में 183,000 क्यूसेक पानी आया था। उस समय 8 लाख की आबादी, मतलब पूरा कोसी बेल्ट ही डूब गया था। तो उस समय जब बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ था। अब पिछले साल 2024 की बात अगर करें तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी आया था। सीमांचल की मैं बात करता हूं, उसमें 8 लाख लोगों को ही बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यानी कि जब 73% फ्लड अफेक्टेड एरिया 2008 में था, अब तो काफी कम है। तो क्यों नहीं, जब टेक्नोलॉजी का जब हम कुंवर अजय जी 20 सेकंड सर, बस दे पाऊंगी, समय से ओवर हूं। अजय जी 20 सेकंड सर। यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि दूसरे के काम में दखल अंदाजी देने की आदत विपक्षी दलों की पड़ी हुई है, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। जहां 80 करोड़, अभी वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी कह रहे थे कि 80 करोड़ जनता जहां अनाज लेने के लिए अपना कागजात संजोग करके रखती है, वहां किसी भी कागजात की कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव आयोग अपना जो जानने का हक है चुनाव आयोग की कि भारत का नागरिक ये है कि नहीं है, उसे सर्टिफाइड करने का अधिकार है, तो उसे करना होगा। और दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना और संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, चूंकि ये जुअराज चांदी के चम्मच लेकर के दोनों जुअराज पैदा हुए हैं, बड़ी खबर रखेंगे सामने और दूसरे पप्पू जी, तो इन दोनों का दिमाग ही ऐसा है जो देश की और प्रदेश की जनता समझती है, और एक काट की हाड़ी भार बात चढ़ने वाली नहीं, तो जवाब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, तो अगर कोई इसे वोटबंदी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसे वैध फैसला मानती है तो क्या वो इस पर माफी मांगेंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाती है तो जो इसे जायज ठहराते हैं, क्या वो इस पर टिप्पणी करने लायक स्थिति में बचेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल आनंद जी, राजेश राठौर जी, भास्कर जी हमारे साथ चर्चा में थे। रामकृपाल सर आपका भी शुक्रिया। अजय सिंह जी और उत्पल वल्लभ साहब चर्चा का हिस्सा थे।